So we will start with questions of AC circuit. पहला क्वेश्चन, a series AC circuit containing an inductor. इंडक्टेंस की वैल्यू दी है 20 मिली हेनरी, कैपेसिटर 120 माइक्रोफैरड एंड रजिस्टर 60 ओहम is driven by AC source of 24 volt 50 hertz. The energy dissipated in the circuit in 60 seconds is. एनर्जी डिसिपेटेड पूछा है, एनर्जी डिसिपेटेड, एनर्जी डिसिपेटेड मतलब वर्क, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क होता है पावर इनटू टाइम। तो आपको बेसिकली एनर्जी डिसिपेटेड पूछा है, मतलब यू कैन से इट इज वर्क और डिनोट बाय क्यू, तो इट इज पावर इनटू टाइम। पावर इन केस ऑफ डीसी सर्किट, डीसी सर्किट में होता है ई स्क्वायर बाय आर, यहाँ पे होगा ई स्क्वायर बाय जेड, साथ में कॉस फाई लगता है, तो याद रखना इट इज ए स्क्वायर बाय जेड, साथ में कॉस फाई होता ही है एसी सर्किट में। डीसी में ई स्क्वायर बाय आर होता है। अब जेड तो तुम फाइंड कर लोगे, यू विल बी एबल टू फाइंड जेड। जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। XL is omega L, omega is 2 pi into frequency, where frequency आपको दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। कितना दिया हुआ है? 50 हर्ट्ज। और इंडक्टेंस की वैल्यू आपको दी हुई है हाउ मच? 20 मिली हेनरी, तो 2 इंटू 10 टू माइनस 2, तो 2 इंटू 10 टू माइनस 2, ये 100 और ये 10 टू माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 पाई, 2 पाई 6.28। उसको फिलहाल ऐसा रखते हैं। लेट अस फाइंड आउट XC। X is 1 upon omega C, omega is again 2 pi f, और कैपेसिटेंस दिया हुआ है 120 माइक्रोफैरड, मतलब 12 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है? 50 है, 50 है, ओके राइट। तो बेसिकली ऐसा है, व्हाट यू कैन डू हियर इज, ये हो गया 600, 12 फाइव 60, तो 600, तो 1 अपॉन 2 पाई इंटू 600 का 6, 10 रेज़ टू 2 और माइनस 5 मतलब माइनस 3, तो ऊपर जाके प्लस 3, बराबर राइट। अब ये 2 पाई रहने तो इसको देखते हैं बाद में, कैलकुलेशन चेक कर लो, हाँ नहीं तो फिर गलती होगी। सही है सब? यस, वेरी गुड। इसको यू कैन जस्ट सॉल्व, कैसे करोगे बताऊं? 10 रेज़ टू 3 मतलब 1000, 2 पाई इंटू 3, 3 को मैं 2 पाई इंटू 6, 6 को मैं 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ क्या? 3 इंटू 2, वो 2 इससे मल्टीप्लाई कर लिया, कितना हो गया? 4 पाई इंटू कितना हो गया? 3, 4 पाई होता है 12.5, 12.5 1 जा एंड 80, क्योंकि 12.5 8 जा इज 100, तो 12.5 80 जा इज 1000, तो 80/3 81/3, और 81/3 81/3, 3 का टेबल नहीं पता, 27, ये 27 आ गया, ये 2 पाई है तो जो 6.28 इतना हो गया। गुड। अब देन Z मिल जाएगा, यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे Z मिल जाएगा, तो Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, आर कितना था? 60 स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, दैट इज 27, this is 6.28, 27 6.28, तो 27 माइनस 7, हाँ तो ठीक है ना, स्क्वायर है, मैंने जानबूझ के लिखा हुआ स्क्वायर है। 7 माइनस 27 करोगे उसका स्क्वायर करोगे, 27 माइनस 7 करोगे उसका स्क्वायर करोगे, सेम आएगा। तो दिस इज हाउ मच? 3600, और ये 20 का स्क्वायर कितना, तो कितना आ गया? 4000, रूट ऑफ 4000, रूट ऑफ, अरे अप्रोक्सीमेशंस करना कब सीखेंगे हम लोग? 6 का स्क्वायर 36, 6.5 का स्क्वायर 42.25, तो ये लगभग 6.5 है, अप्रोक्सीमेटली 6.5 है। 6.5 इंटू 100 का रूट इज 10, तो रफली स्पीकिंग 65 ओहम अप्रोक्सीमेटली। Z आ गया। अब आपको पूछा था एनर्जी, वो होता है पावर इनटू टाइम, पहले पावर फाइंड कर लो।
और इफ यू रिमेंबर दैट इम्पिडेंस ट्राइंगल, अगर इम्पिडेंस ट्राइंगल याद है तो जो होना चाहिए ये होता है R, ये होता है XL माइनस XC, और ये होता है Z, और ये होता है फाई। इस केस में मैं टाइम नहीं यूज़ करने वाला हूँ, इस केस में मैं कॉस्ट यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे कॉस्ट चाहिए वैसे नहीं। व्हाट इज कॉस्ट? एडजेसेंट अपॉन R बाई Z, राइट। Z तो तुमने फाइंड किया अभी। R की वैल्यू कितनी थी? R 60, Z कितना आया? 65, ठीक है, रहने दो उसको। देन यू वांटेड टू फाइंड आउट पावर फर्स्ट, E स्क्वायर बाय Z इंटू कॉस फाई। ये E कौन होता है? E RMS होता है, RMS वैल्यू दिया क्या आपको? क्या लिखा है? 24, ये RMS ही होता है ना, ये RMS वैल्यू होता है 24 का स्क्वायर अपॉन और 60 बाई 65, राइट। तो पावर इक्वल टू, पहले नंबर्स देख लो, ठीक है, गुड। अब 24 का स्क्वायर 576 इंटू 60 को सेपरेट लिख रहा हूँ। 65 का स्क्वायर अभी तो बताया, 6.5 का स्क्वायर 42.25, 65 का 4225। रफ कैलकुलेशन कैसे होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 60 है, इसको 4200 मान लो। कितना? 4200, कितना मान लिया इसको? 42, उसमें से एक और एक कर दिया कैंसल, ये हो गया 1 जा और ये हो गया 70 जा। वेरी गुड। तो P इक्वल टू, नहीं कोई बात नहीं, इतना ही रखो। नो 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 नो, इतना रखो। हमको पावर चाहिए था, क्या चाहिए था हमको? क्या चाहिए था? हीट। एनर्जी डिसिपेट मतलब क्या? अरे एनर्जी डिसिपेट मतलब हीट। तो क्या किससे मल्टीप्लाई करोगे? किससे मल्टीप्लाई करोगे? टाइम से। और टाइम कितना सेकंड दिया हुआ है? कितना? 60। ओके, कैंसिल एंड कैंसिल। अब बताओ, सिक्स बाई 7 is slightly less than 1, तो योर आंसर इज स्लाइटली लेस देन 576, उससे थोड़ा सा कम आएगा, थोड़ा सा कम आएगा। आ गया ऑप्शन ए। फिर भी मैं एक बार वेरीफाई करके बताता हूँ, आंसर ए ही होना चाहिए, उसके आसपास तो कोई आंसर दिख नहीं रहा 517 छोड़ के। तो जस्ट अ मिनट, आंसर तो ए ही आना चाहिए आइडियली स्पीकिंग। अभी इन्होंने बोला है सी, तो हमने रफ कैलकुलेशन किए ना, इसके लिए हमारा आंसर थोड़ा सा ऑफ ट्रैक गया, तो एग्जैक्ट करोगे तो सी आएगा। तो कोई बात नहीं, इट इज ऑप्शन सी। मेथड सेम है, मेथड करेक्ट है, नथिंग रॉन्ग। सिर्फ हमारा आंसर नहीं आया क्योंकि हम अप्रोक्सीमेशंस कर रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेशन करने की वजह से हमको आंसर नहीं मैच हो रहा, बाकी ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा? सी। डन। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी गुड क्वेश्चन। An alternating current is given by equation I equal to I1 sin omega t and plus I2 cos omega t होना चाहिए था वो, it should be cos omega t. The RMS current will be, very good, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एज यू नो स्टेट बोर्ड और CET दोनों में नहीं होते। हमारे पास एक करंट का इक्वेशन है, उसमें दो कंपोनेंट्स है, एक है साइन कंपोनेंट, एक है कॉस। तो अगर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन याद होगा SHM, तो उसी टाइप के फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होते हैं। तो यहाँ जो RMS करंट होता है ना, वो RMS करंट होता है अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 कॉस ऑफ फेज डिफरेंस। क्योंकि यहाँ पे ये AC सर्किट है, बोलना नहीं, AC सर्किट में इंडक्टर के अक्रॉस करंट लैग करता है और कैपेसिटर के अक्रॉस करंट लीड करता है। तो लैग और लीड, इसमें फेज डिफरेंस कितना होता है? 5। अब ये कैसे मिलेगा हमको फेज डिफरेंस? एक कॉस वेव है और एक साइन वेव है।
एक कॉस एक साइन, कॉस और साइन में कितना फेज डिफरेंस होता है, π/2। तो ये बेसिक मैथ्स पता होना चाहिए इधर। तो ये हो गया आपका, इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 कॉस ऑफ 90 दैट इज 0। तो कितना आ गया, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर उसका रूट रेज टू हाफ। ऐसा इक्वेशन है क्या? नहीं, मेरे को तो नहीं दिख रहा है, तो बताओ बताओ। ये पीक वैल्यू होती है, ये आरएमएस नहीं होता, ये कौन होता है, पीक वैल्यू। क्यों पीक वैल्यू? मैंने इसलिए बोला सिंपल हार्मोनिक मोशन याद होना चाहिए। मैंने जानबूझ के सिंपल हार्मोनिक मोशन वर्ड यूज़ किया, क्योंकि अगर तुमको याद होगा साइन के साथ जो नंबर होता है ना वो एम्पलीट्यूड होता है। क्या होता है वो? एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, पीक वैल्यू। तो ये I1 I2 पीक वैल्यू की आरएमएस वैल्यू है। हाँ, तो तुमको यहाँ से पीक वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? पीक। आरएमएस कैसे निकालते हो? डिवाइड बाय, वेरी गुड, तो डिवाइड बाय रूट 2 कर लो, हो गया आंसर। I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अपॉन 2 होल रूट, या तो ऐसा आएगा या तो 1/√2 बाहर आएगा, दोनों में से एक। कौन सा है? बी, 1/√2 I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर का रूट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पीक करंट। वापस पीक बोला है, अभी वर्ड्स अच्छे से ध्यान दो। पीक करंट मतलब I0 एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। एक सर्किट है, उसमें 100 मिली हेनरी का इंडक्टेंस है, 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, 120 ओम का रजिस्टर है, और V = 30, साइन 10t होना चाहिए था, तो t दिख नहीं रहा। अब आपको पूछा है व्हाट इज द पीक करंट एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। पीक करंट कैसे फाइंड करोगे? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पीक करंट एंड RMS करंट? IRMS is I0/√2, IRMS is I0/√2, तो I0 is वेरी गुड, सही है। देन √2 IRMS is ERMS/Z। ERMS ये पीक वैल्यू है। हाउ डू यू फाइंड आउट ERMS? हाउ डू यू फाइंड आउट ERMS? क्या? E0 बाय, वेरी गुड, E0 बाय √2। इसके लिए सीधा यहाँ से तुमने बोलना चाहिए था पीक वैल्यू ऑफ करंट इज पीक वैल्यू ऑफ EMF अपॉन Z, स्ट्रेट फॉरवर्ड, गुड। तो I0 = E0/Z। अब Z तो तुमको पता है ही, कैसे निकालते हो Z? हाउ डू यू फाइंड आउट Z? R² प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, सही है, गुड। R के लिए दी हुई है ना 120, XL इज ओमेगा L, ओमेगा इज 10। अब ये 10 है कि 100 है, मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो डायग्राम में वैसा हो गया। अब ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L? 100 मिली हेनरी, तो 10⁻⁻1, 10⁻⁻1, तो ओमेगा की वैल्यू 100 होनी चाहिए। यहाँ पे ये साइन ऑफ 100t आना चाहिए था, तो ओमेगा इज हाउ मच? 100, और L इज 100 × 10⁻³ मतलब 10⁻⁻1, तो कितना आ गया? 10। XC इज 1/ωc, ओमेगा इज 100, C कितना है? C 100 माइक्रोफैरड, माइक्रो मतलब 10⁻², वेरी गुड। तो ओवरऑल कितना हो गया? 10⁻², क्योंकि ये ऊपर जाएगा 4 और नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा। देन Z = √R² 120 का स्क्वायर मतलब 12 × 10 का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, XL इज 10 माइनस 100 उसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 144 × 100 प्लस 90 मतलब 9 × 10 81 × 10⁻², बराबर है ना? हाँ बराबर है, डोंट वरी।
ये 10⁻² कॉमन और रूट के बाहर 144 और 81 225, उसका रूट कितना होता है? कितना होता है? 15, तो कितना हो गया? 150। तो z की वैल्यू 150 आ गई। तो I0 इक्वल टू E0 बाय Z। E0 कितना है? 30, और Z कितना आया? कितना आया? तो 1 जा एंड 5 जा, 1/5 कितना होता है? 0.2 एम्पियर इज द पीक। 0.2 दो जगह पे है। और आपको फ्रीक्वेंसी पूछा है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछा है, फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी याद है क्या आपको? 1/2 पाई रूट ऑफ, वेरी गुड, करेक्ट। तो 1/2 पाई रूट ऑफ L इंटू सी। L कितना है? L 10⁻⁻1, C 10⁻⁻4, 10⁻⁻1, 10⁻⁻4, 10⁻⁻1, 10⁻⁻4, ऐसा ही है ना। 100 मिली मतलब 10⁻⁻1, और 100 मिली और 100 माइक्रो, करेक्ट। पक्का, बाद में मत चेंज करना, सही है, गुड। तो बताओ, ये 10⁻⁻1 का रूट है ना, इसको ऊपर भेज देते हैं, क्या हो गया? √10, 2 पाई 10⁻, वेरी गुड। बताओ कैलकुलेशंस, एक मिनट रुको, कैलकुलेशंस। रूट ऑफ 10 इज 3.16 और पाई की वैल्यू भी उतनी ही होती है। तो 1/2 कितना हो गया? 0.5, और ये ऊपर गया तो कितना आ गया? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज कहाँ पे है? ऑप्शन डी। कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। और बाय द वे ये सारे ही क्वेश्चन हम लोग JEE मेंस के कर रहे हैं, ये भी JEE मेन 2021 का PYQ है ये भी। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन प्योरली रेजिस्टिव AC सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में देयर इज नो लीड नो लैग, तो फेज डिफरेंस तो होता ही नहीं है, तो कितना आएगा? 0। तो 1 विल मैच विथ 2, 1 विथ 2, 1 विथ 2 मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर, अच्छा सिर्फ ऑप्शन नंबर ए गया तो बाकी सब है। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन प्योरली इंडक्टिव AC सर्किट। इंडक्टिव में फेज डिफरेंस π/2 होता है, लेकिन EMF लीड करता है। कौन लीड करता है? तो करंट क्या करता है? लैग। तो π/2 करंट लैग्स वोल्टेज, तो 2 विल गो विथ 3, तो 2 विल गो विथ 3। कहाँ दिख रहा है? C एंड D, तो ये भी गया। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन कैपेसिटिव π/2, लेकिन इसमें कौन लीड करता है? करंट लीड करता है। कहाँ पे है? फर्स्ट, करंट लीड्स वोल्टेज, तो 3 विथ 1। अब 4 और 4 ही होगा, बाकी तो कुछ होगा नहीं, करेक्ट। तो क्या लिखे? ऑप्शन डी, वेरी गुड। तो ऑप्शन डी खत्म हो गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a series LCR circuit the inductive reactance, डायरेक्टली आपको एक्सेल की वैल्यू बता दी, is 10 and capacitive reactance is 4. The resistance R in the circuit is 6. The power factor in the circuit is, simple question है, very simple। अगर आपको impedance triangle याद होगा तो it is too simple to solve, नहीं याद होगा तो then you have problems solving this। impedance triangle में अगर आपको याद होगा तो ये होता है R, ये होता है XL माइनस XC, और ये होता है Z, और ये होता है फाई, करेक्ट, गुड। तो आपको क्या पूछा है? क्या पूछा है? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर पता है क्या होता है? cos फाई। तो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज पावर फैक्टर, दे आर आस्किंग यू cos फाई। तो पावर फैक्टर इज cos फाई, और cos फाई फ्रॉम डायग्राम इज R/Z। और Z कैसे फाइंड करते पता नहीं है क्या आपको? पता है, √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। R कितना बोला है? R कितना है? 6 स्क्वायर। XL कितना बोला है? XL 10, और XC कितना है? 4। 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर है ना, 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ 6 स्क्वायर, तो 6√2 कितना आ गया?
6√2। तो पावर फैक्टर cos phi इज r बाय जेड। r कितना था? 6 था, और ये कितना है? 6√2 है। तो कितना हो गया? 1/√2, 1/√2। ऑप्शन नंबर सी। एंड व्हाट इज द फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस 45। वेरी गुड। चलो बता दूं, दोनों में से बताता हूँ। चलो ध्यान दो यहाँ पे, बट देन यू हैव टू ऑफ कोर्स स्टार्ट थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 6, in the given circuit the AC source has omega 118 per second. Considering the inductor and capacitor to be ideal, what will be the current I flowing through the circuit? पहली बात, ये AC सर्किट है, जंक्शन पॉइंट पे दो ब्रांच में जो करंट जाएगा उसको कभी भी डायरेक्टली ऐड नहीं करते। इनफैक्ट यहाँ सब्ट्रैक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है और इंडक्टर के केस में लैग करता है, राइट? तो इन कैपेसिटर इट लीड्स बाय π/2 और हियर इट लैग्स बाय π/2। तो डायरेक्टली ऐड नहीं करोगे, इनफैक्ट सब्ट्रैक्शन होता है इसका। तो ऐसे केसेस में जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो कम से कम दो मेथड एग्जिस्ट करती है, कम से कम। अब इफ यू रिमेंबर बेसिक्स, ऑफ कोर्स, अगर आपके पास दो कंपोनेंट पैरेलल में है तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है, मतलब ईएमएफ सेम है। तो जो ऊपर का ब्रांच है उसके अक्रॉस कितना है? 200, नीचे कितना है? 200 है कि नहीं? तो इन दोनों को साथ में सॉल्व नहीं करना, दो अलग अलग सर्किट इमेजिन कर लो। इमेजिन एक सर्किट में सिर्फ ऊपर का ब्रांच है और एक में सिर्फ नीचे का ब्रांच है, फिलहाल इमेजिन करो, राइट? तो अगर मैं ऐसा अलग अलग से इमेजिन करता हूँ, मुझे करंट फाइंड करना था, तो अब मैं पहले ऊपर की ब्रांच का करंट फाइंड कर लूँगा। ऊपर की जो ब्रांच है वहाँ से करंट जा रहा है IC, नीचे का है IL। मैं दो मेथड अलग अलग बता रहा हूँ आपको। वन इज टू टेक दीज टू ब्रांचेस सेपरेटली। तो हाउ डू यू फाइंड आउट करंट? ऑफ कोर्स ओम्स लॉ, E = I Z, करेक्ट। अब मुझे अगर L फाइंड करना तो मैं यहाँ पे L लगाऊंगा। L मतलब बेसिकली अक्रॉस इंडक्टर, और कैपेसिटेंस की बात करूँगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? C। दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। तो कोई भी पहले एक फाइंड कर लो, डज नॉट मैटर तुम पहले क्या फाइंड कर रहे हो, इट्स ओके। तो IC इज E/ZC। तो IC = E/ZC। तो पहले ZC निकाल लेते हैं। व्हाट इज ZC? ZC इज √of R² प्लस XC²। R, ये C के साथ कितना R है? कितना है? 100 है। 100 है ना C के साथ, तो 100 और 10⁻² का स्क्वायर। और XC इज 1/(x)c ओमेगा C। ओमेगा की वैल्यू थी 100, C की वैल्यू आ गई 10⁻⁻4। तो 10⁻⁻2 ऊपर जाके 10⁻+2, तो 10⁻+2 आ गया, ये 10⁻+2 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10⁻+2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ 10⁻+2 का स्क्वायर। इसका रूट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 100√2, बराबर। ये आपको अभी तक सिर्फ आपको मिला है Z। क्या मिला? ये क्या फाइंड किया तुमने? ये क्या है? XC, और ये क्या है? Z। तो आपको इम्पिडेंस मिला अक्रॉस C, हो गया। अब आप फाइंड करोगे IC इज इक्वल टू E/ZC। ये E क्या होता है? RMS होता है। और ये जो 200 वोल्ट लिखा होता है ये भी कौन होता है? RMS होता है। तो ये आ गया E/ZC, मतलब कितना आ गया? वेरी गुड। तो कितना आ गया? 2 बाय, मतलब कितना आ गया? अभी तो निकाल के देखो, देखते हैं बात का बाद में। ये तो ठीक है, ये हो गया। अब सेम प्रोसेस तुमको करनी है किसके लिए? IL के लिए। IL विल बी E/ZL। ZL इज √of
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर. एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल. ओमेगा इज 100 और एल वॉज 0.5 इफ आई रिमेंबर करेक्टली. यस, कितना आ गया ये 50. तो जेड एल इक्वल टू आर स्क्वायर, लेकिन इस केस में आर कितना था, कितना है 50 है ना, 50 का स्क्वायर. और एक्सएल भी कितना आया 50 का स्क्वायर. तो जेड एल कितना आ गया, रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 50 का स्क्वायर. तो कितना आ गया 50√2. तो आई एल मिल जाएगा, क्या मिलेगा, ई बाय जेड एल. ई कितना था 200 था अपॉन 50 बराबर कितना आ गया 4/√2 मतलब 2√2 आया ना. 2√2 व्हाट इज 2√2 नहीं पता. √2 इज 1.414 इंटू 2 2.828. तो आयल आ जाएगा 2.828. कितना आ गया 2.828 आ गया. ओके, अब अभी इसके आगे है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि अगर यहाँ तक तो ठीक हो गया, इसके आगे नहीं समझा तो गए. तो यहाँ ध्यान दो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमने जब सिर्फ कैपेसिटी सर्किट की बात की तो कौन लीड कर रहा था, वेरी गुड, कितने एंगल से. वो तब होता है जब सर्किट सिर्फ कैपेसिटिव हो. यहाँ हमने इमेजिन किया ऐसा 2 सर्किट, यहाँ हमने इमेजिन किया. तो मुझे बताओ पहले इस केस में व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस. जेडब्ल्यू के क्वेश्चन तुमको ऐसा लगता है सिंपल आएंगे, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं होता. सोच, आंसर यही है, सब कुछ यही है. चलो फेजर डायग्राम बता देता हूँ, कोई बात नहीं. पे अटेंशन हियर. व्हाट इज ZL, व्हाट वाज ZC. ज्यादा कौन है ZC. और आपको याद होगा EL या EC किस पे डिपेंड करता है, Z पे. तो ये ओवरऑल ये सर्किट कैपेसिटिव है कि इंडक्टिव है, कैपेसिटिव है. तो अगर आपको याद होगा, इसलिए मैंने कल रिवाइज करवाया था फेजर डायग्राम. एक्स के अलावा तुम हमेशा करंट और किसको रखते हो, ER को हमेशा. और अगर आपके पास इंडक्टिव होता तो इंडक्टिव में EL लीड करता है, अगर कैपेसिटिव होता तो वो लैग करता है. हमारे पास जो केस आया ना, उसमें उस केस में EC का वैल्यू ज़्यादा है, EC इज ग्रेटर, क्योंकि XC इज ग्रेटर. तो जो रिजल्टेंट आएगा EC माइनस EL का, वो कहाँ होगा, डाउनवर्ड्स होगा. वेरी गुड. तो ये आ गया आपका क्या, EC माइनस EL. वेरी गुड. तो जो रिजल्टेंट आएगा आपका EMF, वो यहाँ जाएगा. रिजल्टेंट EMF की बात कर रहा हूँ मैं. ओके, बराबर, गुड. ये हो गया आपका इम्पीडेंस ट्रायंगल रेडी. सही है. फिर इम्पीडेंस ट्रायंगल में अगर बोल रहा हूं तो अगर आपको याद होगा जो होना चाहिए, इधर लिखते हो IR, इधर लिखोगे IXC माइनस XL, और ये आता है IZ. I हटा देते हो और ये होता है फेज डिफरेंस phi. इज इट ओके, गुड. अब मेरे को बताओ फेज डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे. XC की वैल्यू है, XL का वैल्यू है, देन ये साइड तो मिल जाएगा, ये तो मिल गया. देन व्हाट,
एक ही साइड पता लगा ना तुमको फाइव निकालने के लिए कम से कम 2 साइड लगते हैं, कम से कम। साइन फाइव लोगे तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस लोगे तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सही है, करेक्ट। हमको तो एक ही साइड पता है। दैट इज वाई व्हाट यू शुड बी डूइंग इज, अच्छे से एकदम अच्छे से सोचना कभी भी इस चीज़ को, एक साथ दोनों नहीं करना, एक एक करके कर लेते हैं। फिर देखो, अब जब मैं नीचे की ब्रांच की बात करूंगा तो मैं सिर्फ ऐसा लिखने वाला हूँ, ऐसा लिखूंगा तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, ई सी, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका ई सी इक्वल टू आई एक्स सी। ओके, ये जेड सी है। अब मेरे को बताओ, एक्स सी पता है, यस। जेड सी पता है, यस। आर पता है, यस। तो बताओ मेरे को व्हाट इज फेज एंगल, कॉस या टैन लो, तुम्हारी मर्जी है। व्हाट इज कॉस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। आर कितना था कैपिटल के साथ, 100। जेड कितना आया था, जेड 100√2, एक्सेलेंट। तो कितना हो गया, 1/√2। तो कैपेसिटर के केस में फेज डिफरेंस कितना आ गया, 45 π/4। ओके, वेरी गुड, गोइंग गुड। अभी जब मैं दूसरे केस की बात करूंगा ना, तो दूसरे केस में ईएमएफ लीड करता है, ईएमएफ लीड करता है। तो इस केस में जो रिजल्टेंट होगा ना वो यहां आएगा, आएगा कि नहीं यहाँ पे, यस, पक्का क्या। तो ये क्या लिखूंगा मैं, IL ZL, और ये साइड और ये साइड क्या है, सेम है। तो मैं EL को क्या लिखूंगा, IXL। यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है इसको बोलता हूँ φL, यहाँ पे φC। तुमको एक्सएल पता है, तुमको आर भी पता है, तुमको जेड भी पता है, तुम्हारी मर्जी वो यूज कर लो। चलो यहाँ पे भी वही करते हैं, एडजेसेंट साइड अपॉन यस ZL, वेरी गुड। आर कितना था इधर, 50, और ये कितना था, तो कितना हो गया, तो कितना हो गया, π/4 मतलब कितना, 45, बराबर। इधर 45 डिग्री से ईएमएफ लीड कर रहा है और इधर 45 डिग्री से ईएमएफ लैग कर रहा है। तो अगर तुम जब दोनों को एक साथ सोचोगे तो पता है क्या बनेगा सिचुएशन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई अपनी, ये कौन था, EL था, ये कौन था, EC था, है ना। थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा, हल्का सा। ओके, ये कौन था, EL, कितना एंगल, 45। ये कौन था, कितना एंगल, तो ओवरऑल दोनों में कितना फेज है, कितना है, 90। तो ओवरऑल फेज में कितना है, 90 है, 90 है ना। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इक्वेशन डिराइव किया था, इसके लिए तो किया था, बताओ क्या किया था, I इक्वल टू √of I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos ऑफ, यहाँ फाई कितना आया, cos 90 कितना, 0। तो √of I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। हमें क्या पूछा है वो भी देख लेना आप, ठीक है। हमको, हमारे पास I1 मतलब कौन, √2, कौन है ये, √2, और I2 कौन है हमारा, 2√2, है कि नहीं। तो I इक्वल टू √of √2 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर। तो व्हाट इज √2 का स्क्वायर, 2, और व्हाट इज 2√2 का स्क्वायर, ये कितना है, 4 इंटू 2 कितना, 8, कितना 8। तो 2 + 8 10 का रूट होता है 3.16। तो आंसर आपका 3.16 एम्पियर ही आना चाहिए। यहाँ पे नहीं है मुझे पता है, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक है, राइट। अब प्रिंटिंग मिस्टेक है, बता दो क्या, या 6 लिखा हुआ है, तो 3.16 करना चाहिए, या तो फिर जो नियरेस्ट है वो। अभी इनकी जो आंसर की है, आंसर में 3.16 लिखा है और आंसर की में B दिया हुआ है, तो नियरेस्ट इज 4.24, बराबर। तो ऐसा सॉल्व करना है इसको।
सेकेंड मेथड में फिर मैं अलग अलग केस नहीं करूंगा, तुम ये तो कर लो, बता तो सके, तो डायरेक्ट एक ही फेजर डायग्राम में खत्म करूंगा फिर उसको मैं। तो जब आंसर आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो नियरेस्ट, और वो जेई में खासकर तो जानबूझ के करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में होता है कि स्टूडेंट का टाइम कैसे वेस्ट करना है। तुम्हारा अगर आंसर 3.16 आ गया और ऑप्शन मैच है तो तुम क्या करोगे? कैलकुलेशन चेक करोगे। एग्जैक्टली which means what they want is, क्योंकि ऑफ कोर्स IITians इतना आसानी से तो नहीं बन सकते ना, उनको ये चाहिए कि तुम जो भी सॉल्व कर रहे हो यू आर 100% कॉन्फिडेंट विथ योर सेल्फ, मतलब तुम सेकेंड टाइम कैलकुलेशन चेक मत करो, दैट इज व्हाट दे वांट। डन।